आदर आदाब अभिनंदन आभार नमस्कार प्रणाम जय हिंद जोहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। तो अभी हम जिन शख्सियत से बात करेंगे वो सारण जिला में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जिला संवाददाता श्री लाल बाबू यादव जी मौजूद हैं और हम चूंकि हमारे गुरु हैं इसलिए हम इन्हें लाल बाबू सर से संबोधित करते हैं। सर, कुछ सवाल आपसे सर। राम मंदिर का एक शिगुफा छोड़ा गया है 2024 के चुनाव के लिए, क्या लगता है आपको ये प्राण प्रतिष्ठा है या पॉलिटिकल स्टंट है? सीधे तौर पर पॉलिटिकल स्टंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब हम कोई पूजा करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं तो यह वैयक्तिक चीज होता है। सामूहिक रूप से पूजा अनुष्ठान करने की भी हमारे यहाँ परंपरा रही है। जैसे अपने क्षेत्र में छठ भी का जो पूजा होता है वो सामूहिक रूप से होता है, लेकिन इस रूप में कि साहब आज देश का जो गोदी मीडिया है, एक विशाल क्षेत्र है, उसमें सिर्फ राम का प्राण प्रतिष्ठा और उस जगह की कल्पना, और दूसरा सभी चीज देश में कड़ाके की ठंड है, महंगाई है, बेकारी है, भ्रष्टाचार है, देश का आज़ादी के ऊपर अभी हमारे देश के जो थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि अभी सबसे खराब स्थिति भारत और चीन के सीमा पर चल रही है। सभी चीज से ध्यान हटका करके बाध्य किया जाए, फोर्स किया जाए कि सिर्फ इसी पर सोचिए, इसी पर करिए, इसी से चलिए, इसी के साथ रहिए। यह सीधे तौर पर एक राजनीतिक स्टंट है, एक राजनीतिक दिखावा है, एक राजनीतिक कार्यक्रम है। राजनीतिक पर बात आती है और 2024 में चुनाव भी है। 2014 का चुनाव सर आपको तो जरूर याद होगा। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। इस नारे से शुरू हुई, 90 दिन में काला धन लाने के वादे से शुरू हुई सरकार। और जब कोई वादा नहीं चला तो इस बार राम मंदिर, राम के सहारे अपनी नैया पार कराना चाहते हैं। क्या लगता है देश की जनता उनकी बातों को समझेगी या इस बार भी राम नाम पर गंगा पार कर लेंगे मोदी जी? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक परिदृश्य 2024 का सवाल है, अगर आप पूरे भारतवर्ष के राजनीतिक क्षेत्रों का विश्लेषण करें तो विंध्याचल के नीचे या विंध्य की पहाड़ियों के नीचे जो हमारा तिनकोनिया भारत है, वहाँ तो खुद ही वो स्वीकार करते हैं कि हम कहीं कुछ नहीं है। केरला में नहीं है, आप कर्नाटका में नहीं है, आप उड़ीसा में नहीं है, आप तमिलनाडु में नहीं है, आप तेलंगाना में नहीं है, आप आंध्र प्रदेश में नहीं है, आप पश्चिम बंगाल तक नहीं है। तो पूरा का पूरा दक्षिण के हिस्सा में तो आप नहीं है सीधे तौर पर। अब रही बात उत्तर की लड़ाई, तो उत्तर की लड़ाई में जो बिहार और बंगाल का इलाका है, यहाँ से करीब करीब 120 सीट लोकसभा का है, इस पर उनका ज़्यादा कंसंट्रेशन है। और अभी आपने देखा कि साहब राजस्थान में और छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश का चुनाव आया उसमें निश्चित रूप से उनका शासन आया, लेकिन एक सीट पर एक मिनिस्टर को उन्होंने खड़ा किया था, जो चुनाव नहीं हुआ, वहाँ पर वो हार गए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक सीट पर हार गई और वहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया। तो जनमानस जो बताता है वो जनमानस निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इनके ये भुलावे में आने वाला नहीं है। लेकिन संसाधन सर्वाधिक ज़्यादा है, जिसके पास में इतना बड़ा संसाधन है। अब रही बात इसके आधार पर नैया पार करने का, तो मुझे नहीं लगता है कि चुनावी बैतरनी किसी एक इशू पर, किसी एक राजनीतिक सवाल पर नहीं, बल्कि एक धार्मिक सवाल पर इस बहुआयामी देश में, जिसके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तरह तरह की पूजनीय सामग्रियाँ, तरह तरह की पद्धतियाँ सब है सम्मिलित, उसमें किसी एक पर्टिकुलर पूजा पद्धति के द्वारा देश की राष्ट्रीय राजनीति की सत्ता पर काबिज करना होना, मुझे नहीं लगता है कि ये संभव हो सकेगा। सर, आपने कहा केरल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं, तो भारत के दक्षिण में नहीं है, भारत के पूर्वी छोर पश्चिम बंगाल में नहीं है, भारत के पश्चिमी छोर पंजाब में भी नहीं है, और भारत के उत्तरी छोर दिल्ली में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो केवल मिड भारत में, मध्य भारत में ही केवल इनका जो वर्चस्व है और उसी के सहारे। सबसे बड़ी बात सर, अब जो सवाल है कि इनके पास एक
टूल्स के रूप में अभी जो इस्तेमाल हो रहा है ईडी और सीबीआई, इस पे सर का क्या मानना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरा शासनकाल है, मेरा मतलब 19 एंड ऑनवर्ड्स, उसके पहले इन संस्थाओं को कोई जानता नहीं था। इनकी साख हुआ करती थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का काम बहुत सीमित था और वह सिर्फ विदेशी लेन देन के मामले को देखती थी। आज दोनों संस्थाएं एक साथ काम कर रही है, सीबीआई के साथ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी काम कर रही है। अब ये जो है वो मेरे विचार से सीधे तौर पर संस्था केंद्र की भाजपा सरकार की पॉकेट संस्था के रूप में काम कर रही है, मेरी ऐसी समझ है। लेकिन जब कहा गया है दिनकर के द्वारा नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो बंगाल के अंतर्गत एक साधारण टीएमसी कार्यकर्ता को जब गई ईडी पकड़ने के लिए, तो वहां पर लोगों ने विरोध कर दिया। मुझे लगता है कि अब एक स्थिति आ गई है कि जहां ये छापा मारेंगे, अगर सब जगह विरोध शुरू हो गया तो निश्चित रूप से इनको बैक जाना पड़ेगा। और आज के दिन के अंतर्गत जबकि चुनाव माथे पर है, इस तरह वेंडिक्टिव अप्रोच अपना विपक्ष को दबाना है, जबकि दुनिया में माना गया है कि इंग्लैंड के सिस्टम से हम लोगों ने इसको दखल किया है। मैजेस्टिक गवर्नमेंट का नेक्स्ट टू दी अपोजिशन लीडर प्रधानमंत्री के सदृश ही होता है। आप उनको दबा रहे हैं, आप 150 आदमी को लोकसभा से बाहर कर दे रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं, अपने मन की बात कर रहे हैं। तो आप, मुझे लगता है कि तानाशाही का जो एक्सट्रीम स्टेज है वो आ गया है। और मेरी तो इतनी अद्भुत फोरकास्टिंग है कि 24 के बाद में इस देश के अंतर्गत लिमिटेड चुनाव हो जाएगा और उसके बाद में चुनाव नहीं होगा अगर यही स्थिति रही। सर, आपने कहा कि ये जो स्थितियां अभी बदल रही हैं, 2024 में अगर फिर से मोदी जी को लाया जाए, मोदी जी आ जाते हैं तो एक लिमिटेड चुनाव होगा, या हो सकता है कि इस चुनाव पद्धति को समाप्त कर दिया जाए। तो इंडिया गठबंधन जिस तरह से सीटों के बंटवारे में अभी इनका तालमेल नहीं बैठ रहा है, इंडिया गठबंधन के लिए क्या सुझाव है सर के पास? देखिए, इंडिया गठबंधन का जहां तक ले सवाल है, जाहिर है कि भारतवर्ष की अगर राजनीतिक पार्टियों का विश्लेषण करें तो लेफ्ट पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी पार्टियां भारत के आज़ादी की लड़ाई के दौरान कहीं ना कहीं कांग्रेस से निकल के बनी है। यहाँ तक ले कम्युनिस्ट पार्टी को भी आप बात करिएगा तो 1930-35 के अंतर्गत कांग्रेस के अंतर्गत कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, जिसके अंतर्गत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उसका विदेश मंत्रालय देखते थे। उसी से सब पार्टी निकली है, तो सबका लेटेस्ट एडिशन है। और 1950-52 के पहले तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ भी नहीं थी। स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके संस्थापक जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको अपने गवर्नमेंट में, इंटरिम गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनाया था सीधे तौर पर। तो जहां तक ले आज के दिन के अंतर्गत इंडिया का सवाल है और विपक्ष, सशक्त विपक्ष का सवाल है, सिर्फ एक चीज पर वो कंसंट्रेट कर लें, जैसा कि होते हुए दिखाई पड़ रहा है कि साहब भाजपा और उसके सहयोगी लोगों के खिलाफ में सिर्फ एक उम्मीदवार फ्रंट टू फ्रंट आमने सामने खड़ा कर देंगे तो मुझे लगता है कि स्थिति में बदलाव संभव है। जिसके तरफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर बंगाल में ज्यादा टीएमसी को है तो वो लड़े, उत्तर प्रदेश में ज्यादा सपा का है तो वो लड़े। इसके लिए सर्वाधिक त्याग कांग्रेस को करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टियां जिन क्षेत्रों में है और जहां कांग्रेस ही सिर्फ है, वहां भी वो दावा नहीं कर रहे हैं कि हमको आप राजस्थान में दे दीजिए, छत्तीसगढ़ में दे दीजिए, हमको मध्य प्रदेश में दे दीजिए या साउथ का सीट दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि चुनाव के डिक्लेरेशन होते होते आमने सामने की लड़ाई की स्थिति बन जाएगी, और आमने सामने की लड़ाई की स्थिति बन जाएगी तो अपोजिशन का वोटों का बिखराव रुक जाएगा, और जब सीधे तौर पर उनके अगेंस्ट में वोट पड़ना शुरू हो जाएगा तो नतीजा दूसरा हो सकता है। क्योंकि लोकसभा का जो पिछला चुनाव था उसमें उनको लगभग 40% वोट आया था, और सभी वोटों को आप जोड़ दीजिएगा तो मोर देन 40% वोट होता है। तो यह स्थिति बन सकती है और मुझे लगता है कि इंडिया का भविष्य ज्यादा उज्जवल दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, हम लोग बिहार में बैठे हैं और यहाँ दो मतलब ध्रुव विरोधी जो आज साथ में है, जदयू और राजद, इन लोगों
का जो वोटर है, क्या ये वोटर एक साथ आकर राजद और जदयू दोनों को 40 के 40 सीट दिला सकते हैं और यहाँ से मोदी को बैक किया जा सकता है? देखिए, बिहार के अंतर्गत एक नई घटना हुई है, वो राजनीतिक घटना है। और मुझे लगता है कि 1931 के बाद में जब अंग्रेजों ने अंतिम जातीय जनगणना कराई थी, उसके बाद में जातीय जनगणना नहीं हुई। भारत के जो संविधान बन रहा था, संविधान सभा में इस सवाल को, जाति के सवाल को उठाया गया था। तो क्लियर कट सब लोग जाति पर राजनीति करता है, जिस जाति का आधार पर ज्यादा होता है उसका टिकट देता है। लेकिन अब तक खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया, किसका कौन जात था उतना कह दिया गया। तो जो दोनों ही का ग्रास रूट वोटर है, वो करीब करीब उसी 65% के अंतर्गत है। और अगर उसमें माइनॉरिटी को आप मिला दीजिए तो ये संख्या आपको हो जाती है 85 85%। तो 85% का मास रिप्रेजेंटेशन के दो पॉलिटिकल पार्टी है। अब रही बात मध्यवर्तीय पार्टियों के अंतर्गत, तो मध्यवर्तीय पार्टियों के अंतर्गत जो हमारे यहाँ कुशवाहा समाज के लोग हैं, मुझे लगता है कि उनका बैच का वोट नहीं मिलेगा इसको, क्या नाम है, महागठबंधन को। क्योंकि उसका दो कारण हो सकता है। उनके पास में जो दो कुशवाहा के बड़े लीडर हैं उधर हैं, है ना, उपेंद्र जी और सम्राट जी, है ना, तो उसका नहीं मिल सकता है। लेकिन उनका एक और अपना नजरिया है, कुशवाहा मतदाताओं का जो स्टडी किया गया है, उनका यह है कि अगर किसी दल में कुशवाहा कैंडिडेट है तो वे उसको वोट देते हैं। तो इसके आधार पर, इस पर निर्भर करता है कि राजद और जदयू कितना उम्मीदवार कुशवाहा का उतारते हैं, यह भी एक सवाल होता है। और यादव और मुसलमान और पिछड़ी जाति, कुर्मी, ये वोट का भी बहुत अच्छा प्रभाव है और इसका इफेक्ट भी आसपास के वोट के अंतर्गत है। तो आपने देखा कि डरना शुरू कर दिया है भाजपा ने। बिहार के अंतर्गत यादवों को मिलाने के लिए बड़े बड़े यादव रैलियां होनी शुरू हो गई है। अब मध्य प्रदेश में उन्होंने एक साधारण मिनिस्टर को वहां का चीफ मिनिस्टर बना दिया और वो बिहार दौरा पर आ रहे हैं। इसी महीने में 18 तारीख को वो आ रहे हैं, पटना में आ रहे हैं। मतलब यादवों को लुभाने का प्रयास जारी शुरू हो चुका है, क्योंकि 15% इनका है, लगभग 15%, 15% हाईएस्ट आबादी है जातियों के आधार पर। तो ये डर का निशानी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी बिहार के अंतर्गत कंप्लीट 40 का 40 उनको मिलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये लीड पोजीशन में रहेगा। लीड पोजीशन में रहेगा लालू यादव। अब यादव जो हमको लगता है कि इस बिहार में यादव में लालू यादव से बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड कोई और नहीं हो सकता है। क्या मोहन यादव इसको तोड़ पाएंगे? देखिए, मोहन यादव और लालू यादव में कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि मोहन यादव जैसा भी नेता अगर बिहार में आएगा तो पूरा अपने राजनीतिक कार्यक्रम के अंतर्गत वो अगेंस्ट बोले या फेवर में बोले, लालू यादव का नाम उसको लेना ही है। बिहार में कोई भी नेता आएगा तो बगैर लालू यादव को बोले हुए उसकी राजनीति की शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो मोहन यादव क्या करेंगे और किसको मोहेंगे? मुझे लगता है कि वीरेंद्र जी यहाँ पर हैं उपस्थित, अभी जो उन्होंने इसके गोवर्धन पूजा के अवसर पर भाजपा वालों ने यादव महासम्मेलन कराया था बापू सभागार में। तो दीपक यादव हरियाणा के रहने वाले हैं, जो बगहा में चीनी मिल चलाते हैं। तो वो पहले बसपा से भी लड़े, राजद के भी दरवाजा खटखटाए, अंत में कहीं नहीं मिला तो पैसा उनका ज्यादा है। वो दामाद है उसी परिवार के जिसको उनका डीपी यादव का परिवार कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के, उनके परिवार का दामाद। तो उन्होंने सब खर्चा करके किया, है ना। लेकिन जो लोग वहां पर जुटे वो वैसे ही लोग थे जो उनकी प्रायोजित भीड़ थी, है ना। लेकिन जब भाजपा ने सम्राट जी ने अपना मंत्रिमंडल घोषित किया कि कितना लोग सब जात का रहेगा, तो इतिहास में पहला बार भाजपा से सिर्फ 2 पोस्ट, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी का और एक कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी का यादवों को मिला। प्रमुख कोई पोस्ट नहीं, सिर्फ 2 पोस्ट मिला और इसके आधार पर आप 15% वोट पर दावा कर रहे हैं। यह जो है सो नाको चने चबाने के जैसा है, मुझे लगता है।
नहीं, जादुओं को साधने के लिए बीजेपी और अन्य पार्टियों ने भी बड़े बड़े दाव खेले हैं, जैसे नित्यानंद राय को ले ले, रामकृपाल यादव को अपने पक्ष में कर लेना, और कभी तो मुलायम सिंह यादव भी लालू यादव के खिलाफ यहाँ अपना उम्मीदवार उतार कर देख चुके हैं, और सबका हश्र वही हुआ है, यादव लालू यादव को छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। इस बार का प्रयास कैसा रहेगा? देखिए, जहाँ तक ले यादव कार्ड खेलने का सवाल है, किसी वक्त इसके पहले के चुनाव में, मेरा मतलब आपको 20 के विधानसभा चुनाव में एक कोशिश किया गया था भाजपा की तरफ से कि अगर कोई मोर्चा बनता है तो नित्यानंद राय को आगे किया जाए, लेकिन नित्यानंद राय की जो हैसियत थी, जो कैपेसिटी थी, उस पर नापने के बाद में उनको लगा कि वो किसी काम के नहीं है। रामकृपाल जी तो इन्हीं के गांव के 11वां प्लेयर थे, लालू जी का ही वो पंचायत का वहाँ पर नगर निगम का एक वार्ड पार्षद हुआ करते थे, हम लोगों से भी उस वक्त मुलाकात थी, तो उनको उन्होंने कोशिश किया, लेकिन उनको भी उतना पोजीशन नहीं दिया, अंततोगत तो हार गए, तो उनको मंत्रिमंडल का एक छोटा सा राज्य वगैरह का पद दिया गया, तो उससे भी हटा दिया उन्होंने। और आज जो है सो एक हेट का, घृणा का वातावरण भाजपा में बना हुआ है यादवों के प्रति। ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि भाजपा यादवों का लालू के बरक्स कोई बड़ा सा मोर्चा खड़ा कर पाएगी। बिहार के यादव वहां रहेंगे। जहां तक ले मुलायम सिंह यादव का सवाल है, तो वो तो राजनीति का खेल है, क्योंकि मुलायम सिंह तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, और इतिहास इस बात का गवाह है कि उस वक्त लालू यादव ने उनका विरोध कर दिया था, लेकिन फिर लालू यादव ने जाकर के अपनी बेटी की शादी तो उनको समधी बनाया ना, है ना, उनके भतीजा से अपनी लड़की की शादी तो किया, तो फिर जिसको हम लोग कहते हैं रोटी और बेटी का रिश्ता तो कायम कर किया गया। और यह कहा जाता है भारत में नहीं, उत्तर भारत के सभी ऐसे जातीय क्षेत्रों में कि सब कुछ देना चाहिए, लेकिन बेटी और वोट जब देना चाहिए तो जात को देना चाहिए, यह अघोषित नारा है। इसके तहत मुझे लगता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा को कड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर के भाजपा और मोदी घबराए हुए हैं, और चूंकि हमारे यहाँ कोई दूसरा घटना नहीं दिखाई पड़ रही है कि उनका एकमात्र विकल्प है कि राम ही हमारा बेड़ा पार करेंगे। हालांकि तुलसीदास भी कह चुके थे कि मस्जिद आप लोगों ने क्यों तोड़ा, क्योंकि उसी में जाकर के रात में सोते थे। तुलसी ने कवितावली में क्या लिखा, दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़े न सोऊ, मांग के खइयो मस्जिद में सोइयो, लेने के एक न देने के दो। तो आपने उसको तोड़ दिया जिसमें तुलसीदास सोते थे, और रामायण और रामचरितमानस उन्होंने लिखा। तो इस परिस्थिति में आप जिसको भंजाना चाहते हैं, जिसके नैया पर सवार होना चाहते हैं, राम जो है तो अधर्म का साथ नहीं देते हैं। आपकी नैया कहियो न कहियो फेल करेगी भाजपा वाले राजनीति का। कि राम से हमने शुरू की चर्चा को, तो तमाम पॉलिटिकल बातें की, और फिर हमने राम पे आके इस बात को समाप्त किया, और एक निचोड़ जो निकला कि राम के सहारे बीजेपी अपनी नैया को पार लगाने का प्रयास कर रही है। मनिंदर जी को और भारत समाचार को, देहात में हम लोग जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, अभी मुझे शिलोंग जाना है। ग्रामीण स्तर पर इतनी साफगोई के साथ में और इतना अध्ययन के साथ में बातचीत करने वाले मीडिया के लोगों की कमी है, जिसकी कमी आप पूरी कर रहे हैं। हम लोग जिस पर्पस के लिए आए थे, वो बबलू यादव का ये आज का आयोजन है, और आप समझिए कि कड़ाके के ठंड में ये कंबल बांट रहे हैं, यह साधारण बात नहीं है। आज की रात ऐसे व्यक्ति के शरीर पर जो जाड़ा से कांप रहा है, जब कंबल मिलेगा तो रात में उसकी रोआ इनको दुआ देगा। इसलिए इनके प्रति और अपने सभी मित्रों के प्रति मैं आपके प्रति खास आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात को मैं भी कहना चाहता था कि बबलू जी, जिनके लिए मैं सर 30-35 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया हूँ, बबलू जी का ये कार्यक्रम मैंने देखा, और मुझे एक बात याद आती है कि इस कड़कड़ाती ठंड में जब व्यक्ति रात को सोता है, गरीबों के लिए काफ़ी मुश्किल भरे दिन होते हैं ये ठंडे की रात जो होती है। पूस की रात एक लिखा भी गया है कहानी, प्रेमचंद की है कहानी, कि पूस की रात कैसे बीतती है, और उस पूस की रात में अगर किसी गरीब के तन ढकने के लिए कंबल दिया जाए, तो हमको लगता है कि इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। और इसके लिए हमारी पूरी टीम बबलू जी को धन्यवाद प्रेषित करती है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो।